जी दोस्तों नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम लोग सीरीज 1 स्टार्ट किए थे और 1 to 25 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हिंदी साहित्य का इतिहास में नामकरण तथा काल विभाजन की सेकंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन 26 के लेकर के 75 तक क्वेश्चंस इसमें 26 के लेकर के 50 तक क्वेश्चंस होंगे। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। और ये क्वेश्चन इतनी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन पे हैं जो कि हिंदी सब्जेक्ट आता है तो वहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मिसबंध विनोद कह रहा है कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो मिसबंध विनोद जो है ये ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 3 भाग, इसमें बी ऑप्शन 4 भाग और सी ऑप्शन 1 भाग और डी ऑप्शन 2 भाग। तो मिसबंध विनोद का जो प्रकाशन हुआ था उसके कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा इसके 4 भाग दे, ठीक है। प्रथम 3 भाग यानी प्रथम जो है प्रथम 3 भाग यानी प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ था, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके बाद यानी चौथे जो प्रकाशन हुआ था वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चौथा प्रकाशन कब हुआ था। तो यानी चौथे नंबर का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका 1934 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन है आपको घुमाकर कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो मिसबंध विनोद जो है मिसबंधुओं द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अब मिसबंधुओं में मैंने कल बताया था आपको, यानी GSS ये कोड बताया था मैंने कि GSS ये कोड है। जी से हो गया आपका, बताया गया था कि जी से क्या हो जाएगा आपका, जी से आपका यहाँ पर हो जाएगा, जी से हो जाएगा गणेश, क्या हो जाएगा गणेश, ठीक है। जी से गणेश बिहारी और एस से हो जाएगा श्याम बिहारी, क्या हो जाएगा श्याम बिहारी हो जाएगा, ठीक है। और एक यस से है, एस से हो जाएगा सुखदेव, यानी सुखदेव बिहारी हो जाएगा। तो इस तरह की ये 3 बिहारी है और ये बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन करता है कि कौन कौन से इसमें शामिल है, नहीं है या है। तो आसन पद्धति 2012 में ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 क्वेश्चन में दिया गया है कि मिसबंधियों में परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? मिसबंधुओं में परिवर्तन काल की जो समय सीमा थी वो कब निर्धारित की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है। देखिए हम बात करते हैं, ए ऑप्शन है संवत 1890, यानी संवत इसमें दिया गया है, ठीक है। 1925 विक्रमी दिया गया है। संवत 1791 यानी 1889 और इसके बाद संवत दिया गया है 1890 से लेकर के 1925। और संवत डी ऑप्शन में दिया गया है 1791 से 1700, ये दिया गया है 1889 दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो इस समय पूछा गया है तो मिसबंधु विनोद जो थे, ये आपके मिसबंधु विनोद जो आपकी ये था, ठीक है। तो इसमें ये साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ है जो कि इसमें जो विभाजन किया गया था वो 5 कालों में यहाँ पर दिखाया गया है हमारे, ठीक है। तो आरंभिक काल, इसके बाद माध्यमिक काल, इसके बाद अलंकृत काल, अज्ञात काल और परिवर्तन काल, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया गया है और इसमें अलग अलग समय पर है। तो यहाँ संवत जो है 1890, ठीक है, 1890 संवत जो है या 1925 विक्रमी के बीच का समय जो है ये माना जाता है। मिस्र बंध विनोद का जो समय है वो माना जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर हम लेंगे, आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम और डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है मतीराम, बी ऑप्शन है यहाँ पर जायसी, सी ऑप्शन है देव और ये डी ऑप्शन है शूर।
तो देखिए मिश्रबंध की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से कौन कौन से, यानी नवरत्न, नौ का मतलब 9 होंगे, कौन कौन से शामिल किए गए हैं ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन मतीराम है, बी ऑप्शन जायसी है, सी देव है और इसके बाद सूर है और जायसी है मतीराम, तीन, ये 4 दिए गए हैं। तो इसमें जो ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जो सी ऑप्शन है, इसको जो है स्थान उसमें नहीं मिला था। और कौन कौन से स्थान मिले थे वो आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा कि कौन से स्थान पाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो जाएंगे आपका तुलसीदास जी। ठीक है, दूसरे हो जाएंगे सूर। ठीक है, सूरदास जी हो जाएंगे। तीसरे हो जाएंगे आपके देव जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, देव। चौथे हो जाएंगे बिहारी। ठीक है, ये भी नवरत्न में गिने जाते हैं। इसके बाद भूषण हो जाएंगे, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद केशव जी हो जाएंगे, केशव भी हो जाएंगे। मतीराम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मतीराम हो गया आपके। और चंद्रबरदाई हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन हो जाएंगे, चंद्रबरदाई और यहाँ पर हो जाएंगे हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे, हरिश्चंद्र। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इतने नवरत्न में गिने जाते हैं। देखिए बृहत्रयी में जो गिने जाते हैं तुलसी, सूर, देव, बिहारी और भूषण, केशव, बृहत्रेयी, इसके बाद मद्रेयी, इसके बाद लघुत्रेयी, 3 तरह के किए जाते हैं। हरिश्चंद्र से तात्पर्य भारतीय हरिश्चंद्र से यहाँ पर हमने जो लिखा था उसका मतलब यही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, हिंदी बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था। तो देखिए फिर से क्वेश्चन घुमा दिया है। मैंने बताया था तुलसी जी को मिला है, सूरदास को मिला है, और इनमें से जो है ये ध्यान रखना है मलिक मोहम्मद जायसी, सी नंबर जो ऑप्शन है, इनको स्थान यहाँ पर नहीं मिला था। ठीक है, इनको जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी को यहाँ पर स्थान नहीं मिला है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है। ठीक, मैंने बताया तुलसी, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये यहाँ पर इस बार केशव भी दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये जो है अलग अलग एग्जाम में पूछने की वजह से आपको क्वेश्चन जो है सेम नज़र आ रहा होगा, और उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं वो लोग चेंजमेंट कर देते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 30 क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी, हमने यहाँ पर बताया था कि जायसी जी का जो स्थान है वो इसमें नहीं दिखाया गया है, केशवदास जी हैं। ठीक है, और तुलसीदास जी भी हैं, सूरदास जी हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। तो यह क्वेश्चन आपको नवरत्न में से पूरे याद करना पड़ेगा। नवरत्न जितने दिए गए हैं सभी याद करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी आपको। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का यह 31 में नंबर है, यानी दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन देवेंद्र नाथ शर्मा, डी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है। तो ये आपका NBS नवोदय विद्यालय TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इसका प्रकाशन करवाए थे। तो यह आप देख लिया होगा, और पुस्तक ये लिखी गई थी। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखी गई। भूमिका कौन सी थी, याद रखिएगा, भूमिका है आपकी हिंदी शब्द सागर। क्या नाम दिया गया है, हिंदी शब्द सागर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी शब्द सागर जो है किसकी भूमिका के रूप में आया। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो है हिंदी साहित्य के इतिहास जो था उसके रूप में आया था। पहले पुस्तक हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में, हिंदी साहित्य का विकास इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास के रूप में जो आया था 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और 1940 में यह पुस्तक परिवर्तित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित की गई थी। दोबारा जो है 1940 में, पहले 1929 से प्रकाशित हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर
इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक का नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आगे की हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 32 का है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया था कि चित्तवृत्त, ये चित्तवृत्त जो है इसको आप जरूर याद रखिए। जैसे ही आ जाता है तो वहाँ पर हमारे दिमाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिमाग में चलने लगता है। तो यही है इसमें से। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल है, दूसरा ऑप्शन है यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी, और बी ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त, और डी ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में आया। मैंने भी बताया था भूमिका के रूप में किस में आया है। तो यहाँ देखिए, हिंदी गोविंद रत्नमाला, बी है हिंदी सप्तसागर, सी है हिंदी विश्वकोश, डी है धर्मशास्त्र का इतिहास। GIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 33 में पूछा गया रामचंद्र शुक्ल जो है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन अगले हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34 है। 34 क्वेश्चन ये कहता है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन घूम गया। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी है हिंदी साहित्य की परंपरा, सी है हिंदी साहित्य का तीर्थ, डी है हिंदी साहित्य का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी साहित्य का विकास, क्या हिंदी साहित्य का विकास 1929 के रूप में ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास के रूप में। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बना दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन KBS में पूछा गया, कैसे किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और ये जो आपके हैं आने वाले समझ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका जैसे आप नाम आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिमाग में आने लगता है। तो यहाँ पर बताया है कि स्वतंत्र के रूप में आया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो कृति है ये आपका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि इस हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में, और एक बाद में स्वतंत्र ग्रंथ बन गया था। तो वो रामचंद्र शुक्ल जी का जो है इतिहास ग्रंथ है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में आया था। ये भी क्वेश्चन है TGT 2021 से पूछा गया था। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य सागर। तो हिंदी शब्द सागर के रूप में इनका जो ग्रंथ आया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बस क्वेश्चन का घुमाने का उसका तरीका है, लेकिन पूछा क्वेश्चन कई प्रकार से गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि अगर ये समय टाइम पीरियड पूछ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो है का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था 1929 ईस्वी होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन में डी यहाँ दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या PGT जो पूछा गया है DSSB में पूछा गया है दिल्ली में। ठीक है, आने वाले एग्जाम से।
आगे है 38 नंबर के, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप का श्रेय किसको दिया जाता है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है व्यवस्थित यानी सही तरीके से करने का किसका श्रेय दिया जाता है। ए ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है जॉर्ज ग्यर्सन, डी ऑप्शन है मिश्र बंधु। आपने देखिए कई बार पढ़ा होगा, इसका जो रामचंद्र शुक्ल जी है एक व्यवस्थित तरीके से जो इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और वैज्ञानिक तरीके से इसको सुव्यवस्थित किया था जो कि आज हम सभी लोग उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको पढ़ते चले जा रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, काल जो थे उनका आधार क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो होता है ना डायमेंशन तरीके से पूछा जा रहा है और बहुत घुमा करके पूछा जा रहा है। जो नामकरण दिया गया था उनका आधार क्या रहा है। पूर्व पहला है ऑप्शन पूर्व परंपरा, दूसरा है युग प्रवृत्ति, तीसरा है प्रमुख ग्रंथ और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये जो है हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश वाले में पूछा गया था 2019 में। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, युग प्रवृत्ति। देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में कालों के नामकरण का आधार जो रहा है युग प्रवृत्ति रही है। क्या रही है, युग प्रवृत्ति रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आते हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए हमें। और ये तो ये क्वेश्चन था, अभी हमने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था और आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। देखिए कौन सी है, विकसित यानी जो डेवलप की गई है वो पद्धति का नाम पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, बी ऑप्शन वर्णानुक्रम पद्धति, सी ऑप्शन है कालानुक्रमी पद्धति और डी ऑप्शन है समाजशास्त्री पद्धति। तो इसमें 40 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति थी वो विधेयवादी पद्धति थी। कौन सी, विधेयवादी पद्धति थी, याद रखिएगा विधेयवादी पद्धति। कौन सी, विधेयवादी पद्धति ये थी। और देखिए इसमें जो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है इसी पद्धति पर लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है विधेयवादी पद्धति है, ठीक है। और इस पद्धति में युग प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया था। क्या है, इसका जो कालक्रम था वैज्ञानिक तरीके से, क्या है, वैज्ञानिक निरूपण किया था। इसीलिए इसको रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ने में काफ़ी लोगों को समस्या भी आती है और समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1850 से लेकर के 1885 तक, बी ऑप्शन है 1857 से 1900 और इसमें सी ऑप्शन है 1868 से लेकर के 1839 ईस्वी, डी ऑप्शन 1800 से लेकर के 1850 ईस्वी तक। पीजीटी क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसमें पूछा गया है, तो इसका जो समय काल जो निर्धारित किया गया है यानी प्रथम उत्थान का समय माना गया है, तो ये 1868 से लेकर के 1983 तक ये माना गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम सम्मोत की बात करें, देखिए कहीं कहीं सन पूछ लेता है और कहीं कहीं सम्मोत पूछ लेता है। तो सम्मोत की बात करें 1925 से लेकर के मोटा मोटा जो हिसाब रखें हम लोग 1950 तक इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। विक्रमी सम्मत की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन तरीके से देखिए, ये जो दिया गया है 1957 दिया गया है, कितना 1925 ये दिया गया है। और इसमें हम 57 कर दें, 15 में 7 घटाओगे तो 8 आएगा, यहाँ 11 बचेगा,
11 में 5 घटाओगे तो 6 बचेगा और यहाँ 1868। तो याद रखिएगा 1925 से लेकर के 1950 ये संवत है और 57 घटाएंगे तो हमारा ये ईस्वी भी निकल आएगा, जो कि यही पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि। फिर से देखिए पूछ लिया। अब इस बार जो पूछने का तरीका है भैया वो संवत में पूछा है, यानी संवत में हम एक चीज़ याद रख के दूसरी निकाल लेंगे। 1900 मैंने 25 से बताया, 1925 से लेकर के 1950 तक का समय है। तो 1925 से लेकर के 1950 तक का जो भी समय है तो आप उसको आराम से क्या है टिक कर लेंगे। तो ये 42 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका जो समय काल मैंने बता ही दिया है, तो ये हो जाएगा 1925 से लेकर के 1950 के बीच में हो जाएगा। 43 नंबर में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वितीय उत्थान का समय क्या माना गया। अब देखिए हम लोगों को प्रथम उत्थान, ठीक है, 19 प्रथम उत्थान जो है 1925 से लेकर के 1950 तक, ठीक है ना। और द्वितीय उत्थान जो है 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के 75 तक होगा। 25 साल का जो अंतर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, तो आप इस चीज़ को याद रख लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। शुक्ल जी का अगर नाम आ गया तो समझ लीजिए कि सब ग्रंथ इसके सामने पीछे रह जाते हैं। ए ऑप्शन है विक्रमोत्तर 1000, बी ऑप्शन है विक्रम 1075, सी ऑप्शन है 1050, डी ऑप्शन है 1100 और ये KVS 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको अगर याद रखना है तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ये ध्यान सम्मत में हम कुछ बता दे रहे हैं, उनको आप याद रखिएगा। तो इन्होंने जो अलग अलग तरीके से प्रारंभ समय माना है, स्टार्टिंग का समय माना है, तो देखिए आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ठीक है, यानी 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक माना गया है, ठीक है। दूसरा है भक्ति काल को इन्होंने जो माना है, भक्ति काल को अब यही से स्टार्ट जाएगा 1300 यानी 1375 से लेकर के ये 1700 तक स्टार्ट रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद रीति काल की हम बात करें, रीति काल की अगर बात करें तो ये 1700 से लेकर के 1900 तक है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में कौन सा गद्य काल, इन्होंने गद्य काल कहा है, ठीक है, जिसको आधुनिक काल हम बोलते हैं। 1900 से लेकर के ये 1984 तक का समय माना है। प्यारे बच्चों मैंने पूरा ये डिटेल से बता दिया है, तो आपको एक एक प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो मेरी मेहनत जो आपको लगे कि कुछ थोड़ी सी % है तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। विक्रमोत्तर 1050 से लेकर के 1375, मैंने बताया ना, कालावधि में लिखे गए हिंदी गद्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने दिया था। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शुक्ल जी इसमें दिए गए हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी 1050 से लेकर के 1375 ये विक्रमी जो दिए गए हैं ना संवत में, यही इनका क्या है समय काल है। यानी 1375 जो समय दिया गया है यही इनका फर्स्ट से लेकर 1050 से लेकर 1375 तक यहाँ पर समय दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हायर एजुकेशन में पूछा गया था, KVS में पूछा गया था, ये भी आपको दोनों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा टफ लेवल करना होता है तो शुक्ल जी से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं। 46 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा क्या है। आदिकाल का सीमा क्या है।
आदिकाल या वीरा गाथा काल। अब देखिए सम्मोति पूछा है ना, तो इसका जो 46 नंबर है, देखिए आदिकाल से जो है कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं, तो इसका सम्मत आपका पहला ही हो जाएगा। 1050 लेकर 1375 तक पूछ लिया गया है, ठीक है। और फिर 1050 से लेकर के 1375 पूछ लिया, 1375 से लेकर के 1700 पूछ लिया, 1700 लेकर के 1700 लेकर के 1700 से लेकर के 1900 तक, ठीक है। और 1900 लेकर के 1900 से 1984 तक। इस तरह से आपको ये एक फीडिंग जो दिमाग में बैठा लेना है, ताकि ये भी कई बार क्वेश्चन, देखो भाई बहुत बार क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है 2020 में, और पीजीटी में 2002 में पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम अगला 47 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में कौन है, लेखक कौन है। ए ऑप्शन है राहु संकीर्तन, बी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, ये जो है इसका जो सही आंसर आप मानेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये जो है 1940 ईस्वी में आई थी, ध्यान रखिएगा 40 ईस्वी में आई थी, ठीक है भूमिका। और इसमें जो है 2 ग्रंथ और इनके बताए हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनकी 2 पुस्तकें और हैं, तो वो भी आपको इसे भी याद रखना है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक दी है, दूसरी तरफ लेखक दिया है। पहला यहाँ दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, और बी है भाषा काव्य संग्रह, सी है हिंदी भाषा और साहित्य, डी है यहाँ पर हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसके साहित्य का विकास, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का दर्शन हम याद करेंगे नलिन बिलोचन शर्मा, बिलोचन या बिलोक हम कह सकते हैं देख करके। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहला नंबर पे आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, पहला नंबर हो जाएगा ये ऑप्शन में, ठीक है। अब भाषा काव्य संग्रह का आपने सुना होगा, महेश दत्त शुक्ल जी है, 1873 ईस्वी में इनकी बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो महेश दत्त शुक्ल, तो इसमें जो बी दूसरा नंबर है महेश दत्त शुक्ल जो हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपका ये दूसरा नंबर आ जाएगा महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास जी की है, 1930 ईस्वी में आई थी, श्याम सुंदर दास जी की है। कौन सी, ये आपकी 3 नंबर की यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास जो है हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है ये। और ये भी आपको याद रखिए, ये 1930 ईस्वी में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर में है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इनकी ए ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यानी ये जो सीधे सीधे दिया गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई एक बुक है। और ये भी बड़े बड़े अच्छे एग्जाम से, नेट वगैरह जैसे इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो बुक आई थी, ये बुक का वो जो बुक आई थी प्रकाशित हुई थी तो 1986 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1986 ईस्वी में ये बुक का जो है प्रकाशन हुआ था, और इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक के लेखक है। जब मैचिंग कर रहे थे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही मिला था। ए ऑप्शन है विजेंद्र स्नातक, बी ऑप्शन है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर नामोर सिंह, डी ऑप्शन है विनय मोहन। तो देखिएगा यहाँ पर अलग अलग जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं
तो ये आपका कौन हो जाएगा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा इनका जो ग्रंथ था इसी से संबंधित है, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को प्रदर्शित नहीं किया है उसने, ऊपर दिया है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो हमने अभी पढ़ा था, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपके समझ में ज़रूर आए होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये जो आया था 1900 कब आया था, 1959 से लेकर के 1960 के बीच में ये प्रकाशित हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, तो याद रखेंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आप समझ में आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद जो है आपकी ये नामकरण और काल विभाजन की तीसरी नंबर की सीरीज यहाँ पर आएगी। इसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगी और अगले के टॉपिक आएंगे आदिकाल से संबंधित, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।